मैं मनोज कुमार पाल आप सभी डीएलएड चतुर्थ एवं सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का आज की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आवर्त सारणी की सामान्य जानकारी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में तत्वों का जानकारी बहुत आवश्यक है। तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब तत्व हैं। तत्व क्या हैं? ये प्योरेस्ट सबस्टेंस होते हैं और इनमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। सन 1800 में 31 तत्व ज्ञात थे। उसके बाद सन 1865 तक 65 तत्व ज्ञात हो गए। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं। मुख्य बात यह है कि इनमें से मात्र 94 तत्व प्राकृतिक रूप से हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं। बाकी के तत्व कृत्रिम रूप से मानव द्वारा बनाए गए हैं। शुरुआत में जब तत्वों की संख्या कम थी तो उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म को याद रखना आसान था, लेकिन जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती चली गई, विभिन्न तत्वों की खोज हो गई, तो वैज्ञानिकों ने इन तत्वों के गुणधर्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने लगे कि वो कौन से कंपाउंड बनाते हैं, उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म और क्या क्या होते हैं, इसके बारे में वो खोज करने लगे। उन्हें तत्वों की इस जानकारी को व्यवस्थित करना बहुत कठिन हो गया कि इतने सारे तत्व और उनकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़, अब इनको कैसे याद रखा जा सके। तब उन्होंने इन गुणधर्मों में एक ऐसा प्रतिरूप ढूंढना आरंभ कर दिया जिसके आधार पर इतने सारे तत्वों का आसानी से अध्ययन किया जा सके। जैसे हम जब मॉल में जाते हैं तो मॉल में विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमें मिलती हैं देखने को, लेकिन क्या सब अव्यवस्थित होती हैं? नहीं। ऐसी चीज़ें जिनके गुण समान होते हैं वो एक जगह रखी मिलती हैं। जैसे जहाँ कपड़े धोने वाले साबुन होंगे तो वहाँ पर कपड़े धोने वाले साबुन के सारे ब्रांड मिलेंगे, तो उनको ढूंढने में और याद रखने में आसानी होती है। इसी प्रकार तत्वों को भी जिनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म समान हैं उनको एक साथ रखा जा सके, ऐसा वैज्ञानिकों ने सोचा। इसी क्रम में सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए डुवेराइनर ने अपना त्रिक नियम दिया, लॉ ऑफ ट्राइड। ट्राइड क्या होते हैं? त्रिक क्या होते हैं? त्रिक यानी कि ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 तत्वों का समूह। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, 3 तत्वों का समूह, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये वो तत्व हैं जिनके गुण समान हैं और इन तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा गया। जैसे लिथियम का 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। एक खास बात और थी कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले व तीसरे तत्व के परमाणु भार के माध्य के बराबर या लगभग बराबर होगा। जिस तरीके से यहाँ शो किया गया है, लिथियम का 7 है, सोडियम का 23 है और पोटेशियम का 39 है। तो पहले तत्व यानी कि सोडियम का 7 और तीसरे तत्व यानी कि पोटेशियम का 39 का माध्य जो 23 है, वो बीच वाले तत्व सोडियम के एग्जैक्ट बराबर है। दूसरे त्रियक में देखते हैं, जैसे कि दूसरे त्रियक है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों ही समान गुण धर्म वाले हैं, तीनों ही हैलोजन हैं। बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा गया है। क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। अब पहले यानी कि क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु भार का माध्य आता है 81.183, जो कि ब्रोमीन के परमाणु भार 80 से लगभग बराबर है। लेकिन डोमेनियर्स का यह त्रिक नियम कुछ ही तत्वों के लिए ही सही पाया गया, इसलिए महज एक संयोग मानकर
इस पर विचार छोड़ दिया गया। आगे तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए न्यूलैंड ने अपना अष्टक का सिद्धांत दिया। अष्टक, ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट। न्यूलैंड एक इंग्लिश केमिस्ट थे जिन्होंने 1865 में अष्टक का नियम विकसित किया था। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। इस प्रकार व्यवस्थित किया कि तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व से समान थे, यानी कि कोई भी तत्व है वो अपने से 8वें तत्व से गुणों को समान रखेगा। जिस प्रकार संगीत में स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी स, फिर से सा, तो सा अपने से 8वें यानी कि फिर से सा के साथ समान है। उसी प्रकार इस टेबल में देखिए, जैसे कि लिथियम को अगर ही देख लेते हैं तो लिथियम का 8वां जो तत्व है वो है सोडियम। इन दोनों के गुण समान हैं क्योंकि लिथियम और सोडियम दोनों ही क्षारीय धातुएं हैं। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का 8वां तत्व है कैल्शियम। ये दोनों ही समान गुण वाले हैं क्योंकि ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं। तो इस प्रकार न्यूलैंड ने तत्वों को व्यवस्थित किया, परंतु ये जो नियम था वो केवल कैल्शियम तक ही वैलिड रहा। कैल्शियम के बाद जो तत्व रखे गए इस टेबल में वो अपने से 8वें तत्व के साथ गुणों को समान नहीं रखते थे, इसलिए इस पर भी बाद में काफ़ी ज़्यादा विचार नहीं किया गया। अभी तक आवर्त सारणी अस्तित्व में नहीं आई थी, लेकिन आवर्त सारणी को अस्तित्व में लाने का जो सबसे बड़ा योगदान है वो है रशियन केमिस्ट मेंडलीव का। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को इनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुणधर्म के समानता के आधार पर व्यवस्थित किया है। जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू की गई थी तो उस समय मात्र 63 तत्व ही ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म के बीच में संबंधों का अध्ययन किया। मेनली रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान दिया। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये बहुत ही सक्रिय हैं और अधिकांशतः तत्व इनके संग यौगिक बना लेते हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण करने का मूलभूत गुणधर्म बनाया इन्होंने। फिर उन्होंने 63 तत्वों के लिए 63 कार्ड बनाए। प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्म को लिखा गया। उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया और इन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। ऐसे तत्व जो समान गुणों वाले थे वो एक कार्ड एक के नीचे एक रखते चले गए। इस तरीके से पीरियोडिक टेबल बन के आई। उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा गया और उन्होंने बाद में ये देखा कि समान भौतिक व रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आ जाते हैं। मीन्स ऐसे तत्व जो समान प्रॉपर्टी रखते हैं वो एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आ जाते हैं। तो इस गुण को कहते हैं पीरियोडिसिटी, आवर्ती फलन। इसी के आधार पर मेंडलीव ने अपना एक सिद्धांत भी दिया आवर्त सारणी का और उन्होंने कहा कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मीन्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होते हैं। उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में जो बनाई थी उसमें इस तरीके से देखिएगा, ये पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव की। इसमें जो ऊर्ध्व स्तंभ थे यानी कि वर्टिकल कॉलम थे, वर्टिकल कॉलम उनको कहा गया ग्रुप और वो थे इसमें 8 शुरुआत की स्टेज में। और जो 36 पंक्तियां थीं, हॉरिजॉन्टल रो थीं, उनको कहा गया पीरियड। इसके अलावा मेंडलीव ने प्रत्येक ग्रुप को
सब डिवाइड करके ए और बी में विभाजित किया। पीरियड को भी प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में विभाजित किया गया। इस तरीके से मेंडलीफ ने अपनी पीरियड टेबल बनाई। बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में है। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा और हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड कहा। इस तरीके से व्यवस्थित किया। अब एक और ख़ास बात जो थी कि उस समय जो तत्व खोजे नहीं गए थे उनके पूर्वानुमान के आधार पर मेंडलीफ ने उनके लिए जगह छोड़ दी गई। जैसे एल्युमिनियम के बाद के जो तत्व था उसके लिए उन्होंने जगह छोड़ी और उस जगह को नाम दे दिया गया ई का एल्युमिनियम। ई का एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है नेक्स्ट, यानी कि एल्युमिनियम के बाद जो तत्व खोजा जाएगा बाद में उसको यहाँ रखा जाएगा। उन्होंने उस तत्व की प्रॉपर्टी पहले ही बता दी थी। जैसे ई का एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी उन्होंने बताई कि उसका परमाणु भार होगा 68, घनत्व होगा 5.9, गलनांक होगा निम्न होगा, ऑक्साइड का सूत्र होगा E2O3 और क्लोराइड होगा ECl3। जब उस जगह गैलियम को खोजा गया और रखा गया तो उसका परमाणु भार आया 70, जो कि 68 के लगभग समान था। घनत्व तो बिल्कुल समान है, 5.9 है, इधर 5.9 है और गलनांक भी निम्न था 302.93 केल्विन और ऑक्साइड और क्लोराइड के सूत्र भी बिल्कुल समान थे। तो इस तरीके से मेंडलीफ ने जो तत्व पहले खोजे नहीं गए थे उनको पूर्वानुमान के आधार पर उनके स्थान खाली छोड़ दिए थे और बाद में उनको वो स्थान दिया गया। अब इस पीरियड टेबल के कुछ दोष भी हैं जिनको हम जान लेते हैं। इस पीरियड टेबल में कई जगह ऐसा आया है कि कम परमाणु भार वाला तत्व को बाद में रखा गया है। जैसे आर्गन का है 39.4 और पोटेशियम का है 39.1। तो आर्गन का स्थान पहले आ गया, जबकि जब बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में है तो पहले स्थान पोटेशियम को होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेंडलीफ ने ये इस वजह से किया कि समान गुण वाले तत्व एक साथ आ जाएं। इस वजह से उन्होंने कई जगह ऐसा हो गया है कि कम परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व बाद में रखा गया है। ऐसा ही कोबाल्ट और निकल के साथ भी है। कोबाल्ट का है 58.94 और निकल का है 58.71। तो ये भी हुआ। अब समस्थानिकों के लिए कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया इनको, क्योंकि हम जानते हैं समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। तो जब ये टेबल परमाणु द्रव्यमान के बेस पर है तो जब उनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हैं तो उनकी पोजीशन भी अलग अलग होनी चाहिए थी, लेकिन मेंडलीफ ने अपनी इस पीरियड टेबल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। डुअल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का द्वैत व्यवहार। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज प्रथम वर्ग में रखे हुए तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ रखा गया क्योंकि इनकी वहाँ भी प्रॉपर्टी सेम है, क्षारीय धातुओं की तरह भी बिहेव करता है। और ये हैलोजन तत्व जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ भी जो कि 7वें ग्रुप में, इनके साथ भी प्रॉपर्टी सेम है इसकी हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन को दोनों जगह शो किया गया, जबकि एक तत्व को दो जगह शो किया जाना, दो पोजीशन देना नहीं सही नहीं है। असमान तत्वों को एक ही ग्रुप में रख दिया गया। अब जैसे कि इन्होंने ग्रुप को सब डिवाइड कर दिया ए और बी में, लेकिन जब ग्रुप एक है तो उनकी प्रॉपर्टी भी एक होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे तो पहले ही ग्रुप में अगर देख लेते हैं तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम ये सब क्षारीय धातु हैं, लेकिन इसी ग्रुप में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को भी रखा गया है जो कि कॉइनेज मेटल हैं। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी अंतर है, लेकिन इनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया है। तो ये इसकी कमी है इस पीरियड टेबल की। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि मेंडलीफ की पीरियड टेबल के जो गुण थे वो भी हमने जाने और जो कमी थी वो भी जानी। अगली कक्षा में हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे। तो आज की इस क्लास के लिए धन्यवाद।